नमस्कार। यूपी पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय लोक कथाओं में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब राजाओं ने संन्यास लेकर वानप्रस्थ अपना लिया, लेकिन राजनीति के इतिहास में अगर आप देखें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने संन्यास लेने के बाद अपने सियासी सफर की इस तरह से शुरुआत की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उनका सबसे बड़ा इम्तिहान अब सामने है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आप कैसे आश्वस्त हैं कि आप यूपी के गिने चुने नेताओं में शामिल होंगे जो मुख्यमंत्री 5 साल रहे और फिर दोबारा सत्ता में आ पाए? मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने स्वीकार किया कि भाजपा दोबारा सरकार में आ रही है। मैंने पूछा। और आपकी ये बात सच होगी। मैंने पूछा है सर, स्पिन मत दीजिए योगी जी। आपके मुंह से शब्द निकले हैं और मैं मानता हूं ये सच होगा। देखिए, आपके लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा हो सकती है हम लोगों की दृष्टि से, लेकिन हम लोगों ने हर एक दिन एक नई परीक्षा के दौर से गुजर करके बिताया है। उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन करके प्रत्येक नागरिक के मन में एक विश्वास भरा है। ये विश्वास जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर भरा गया है और प्रत्येक नागरिक तक दशकों से जिन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा, उन योजनाओं को पहुंचाने, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को चेंज करके उसकी पहचान को वापस दिलाने में जो सफलता प्राप्त की है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ 2017 के इतिहास को दोहराएगी। कोई संदेह इसमें होना नहीं चाहिए। और मैं इस बात को मान सकता हूँ कि अब तक के जितने चुनाव हुए हैं, हमारे लिए जो सबसे कठिन चैलेंज था वो 2019 का लगता था, जब देश में सभी राजनीतिक विश्लेषकों ने, मीडिया ने, सब ने बोल दिया था कि यूपी का एक महागठबंधन हुआ है। उस समय परिणाम सबके सामने थे। अभी पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, परिणाम सबके सामने हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम 2014, 2017, 2019 की पुनरावृत्ति होकर के आएगी। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही प्राप्त होने वाला है। योगी जी, 5 साल के शासन को अगर हम 10-10 ओवर के क्रिकेट मैच के हिसाब से देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे स्लॉग ओवर की बैटिंग आपकी शुरू हो गई है। चौके छक्के लग रहे हैं, शिलान्यास हो रहा है, फीते कट रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही। तो ये 4.5 साल निर्णायक होंगे या आखिर के 6 महीने के आधार पर वोट होंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग उद्घाटन और शिलान्यास अभी कर रहे हैं। ये तो हमारी लगातार चल रहे हैं, पहले दिन से चल रहे हैं। हमारी सरकार आई थी, हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ़ी किया था और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ी के कार्यक्रम के साथ हम जनता के बीच गए थे। इसके बाद अलग अलग स्टेजेज में हम लोगों ने लोगों को शासन की सुविधाओं का लाभ दे करके फिर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश के अंदर इससे बड़ी परीक्षा दूसरी नहीं हो सकती है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना दुनिया कर रही है, भारत भी कर रहा है और उत्तर प्रदेश भी कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि जनवरी 2017 के पहले या मार्च 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भूख से मौत की खबरें आती थी। कुशीनगर हो, महाराजगंज हो या फिर अन्य जनपदों में मुसहर जाति के लोग, कहीं पर अन्य कोई ट्राइब्स या कोई ऐसी घुमंतु जातियां भूख से मरती थीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मार्च 2017 के बाद एक भी व्यक्ति भूख से उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मरा है। और यही उत्तर प्रदेश है, अगर आप
2012 से 2017 के बीच का देखेंगे, एवरेज उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरे चौथे दिन एक बड़ा दंगा होता था, एक बड़ा दंगा होता था। और उस दंगे के कारण, भाई दंगा होगा तो इस पक्ष का मरेगा तो उस पक्ष का भी मरेगा, क्षति इस पक्ष की होगी तो उस पक्ष की भी होगी, नुकसान बराबर होता था। लेकिन पेशेवर दंगाइयों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था। और मैं कह सकता हूं हमारी सरकार 19 सितंबर को 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। इन 4.5 वर्षों में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है। एक चेंज उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन चेंज करके दिया है, इसने निवेश को यहाँ बढ़ावा दिया है। निवेशक आए, उन्होंने यहाँ पे निवेश किया, उद्योग लगाए। वह निवेश हमारे लिए यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का एक माध्यम बना। आज यहाँ का युवा रोजगार प्राप्त कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और बेहतरीन तरीके से वह, आज आप, ये डाटा मेरे नहीं हैं, आप भारत सरकार के उन डाटा को देखें, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य यूपी है, लेकिन बेरोजगारी का रेट देश के अंदर सबसे कम कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही संभव हो सकता है, ये हम लोगों ने करके दिखाया। योगी जी, और इसी बात को आगे ले जाते हुए, आपसे कुछ देर पहले अखिलेश यादव जी मंच पर थे, उन्होंने आपकी इन तमाम बातों को झुठला दिया। उन्होंने एक सिरे से ये कहा, और मैं उन्हें कोट करना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है। बेरोजगारी के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, कुपोषण के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, भूखमरी से मरने वाले मौत के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आपकी सरकार ने एक भी बिजली का प्लांट नहीं लगाया, आपकी सरकार ने किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं की, आपने सिर्फ शिलान्यास अपने नाम किए हैं, अभी तक उद्घाटन नहीं कर पाए किसी भी चीज़ों का। 4.5 साल का वक्त था आपके पास, और ख़ास तौर पे उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों का क्रेडिट ये सिर्फ सरकार लेती है, शिलान्यास हमने किए, काम हमने किए, उद्घाटन करने योगी जी पहुंच गए। देखिए, वो सच बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था। और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। उन्होंने कहा कि वो आपसे भी बड़े हिंदू हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। सच कौन है और झूठ कौन है, ये दुनिया जान रही है। हमने 1990 में भी कहा था कि जहाँ रामलला विराजमान है वो राम जन्मभूमि है, वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इन लोगों ने तब स्वीकार नहीं किया, तब राम भक्तों पर गोली चलाई। हमने तब भी जो बात कही थी, हम आज भी उस पर अडिग थे। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अगले 3 वर्ष के अंदर आप देखेंगे भव्य राम मंदिर दुनिया के सामने आएगा। एक, दूसरा, किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है या नहीं हुआ है, यह हर व्यक्ति जानता है। 86 लाख किसानों का कर्ज माफ़ी का कार्यक्रम, हो सकता है कि उनके माननीय सांसद और विधायकों को इतनी फुर्सत न मिली हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक सांसद और विधायक अपने हाथों से वह सर्टिफिकेट एक एक तहसील और विकासखंड स्तर पर कैंप लगा करके वितरित किया है, और ये प्रदेश के अंदर हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अब ये बोल सकते हैं कि हमने भी सपना देखा था कि उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड टाइम में हमने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, लेकिन योगी जी के कार्यकाल में जो आउटर रिंग रोड का काम होना था वो हो नहीं पाया। यमुना एक्सप्रेसवे वो नहीं बनाए थे, वो उनकी बुआ जी बनाई थी। लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का वो अधूरा उद्घाटन कर दिए थे। हमारी सरकार ने आने के बाद पैसा खर्च किया और अभी भी उसका बाकी भुगतान हमारी सरकार कर रही है। ये कह रहे हैं कि आप तीसरा एक्सप्रेसवे भी बना रहे हैं, वह है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। चौथा भी हम बना रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे। इसमें भी कुछ बोल सकते हैं कि हमने भी एक सपना देखा था कि ये होना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की ताकत नहीं थी। हम में ताकत थी, हमने उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया है। 90% से अधिक लैंड हम ले चुके हैं, और गंगा एक्सप्रेसवे का भी हम बहुत शीघ्र
शिलान्यास करने जा रहे हैं, ये भी हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा मार्च 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ा था। ये भी मैं आपको बता दूं, आज हमारी 4 सिटी मेट्रो से जुड़ी हैं। 2 को हम नवंबर 21 तक कानपुर और आगरा में भी मेट्रो का संचालन कर लेंगे। हमारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम इस कार्यक्रम को भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देश का पहला वाटरवे हल्दिया वाराणसी के बीच में हम चालू कर चुके हैं और कोरोना के दौरान हम लोगों ने तमाम प्रकार की अपने प्रदेश के किसानों के द्वारा उत्पादित सब्जियों को और फलों का हम लोगों ने यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया है और भी अन्य कार्यों में हम उसका उपयोग कर रहे हैं। ये सभी कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम मुद्दों पर देखिए, सपना देखना तो अच्छी बात है। उन्होंने 400 का सपना देखा है सर। अच्छी बात है। तो मेरी सहयोगी ने मुझसे सवाल भी किया। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया। सीटें ही 403। ओह, मैं वही कह रहा हूँ ना कि 500 कैसे नहीं कह दिए, क्योंकि जब बोलना ही है तो कुछ भी बोल सकते हैं। और आपकी नीयत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वो जो भी मैनिफेस्टो लाते हैं वो दरअसल मनीफेस्टो होता है। ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जाती है जिसमें सरकार पैसा बना सके। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 15,000 करोड़ रुपए में वो लोग बना रहे थे। हम लोग उसी को 11,000 करोड़ रुपए में बना रहे हैं। ये 4,000 करोड़ रुपए कहाँ जा रहा था? ये पूछा जाना चाहिए, 4,000 करोड़ रुपए कहाँ जा रहा था ये? और ये 2016 के बजाय हम 2018 में बना रहे। 2 वर्ष के बाद हमारा कार्य प्रारंभ हुआ था। ये चीज़ें दिखाती हैं कि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया था। क्योंकि जी बेरोजगारी आपने कहा है कि डील किया जा रहा है, उसे सबसे अच्छे से यूपी ने किया, हाईवेज आपका, सब कुछ आपका। फिर क्यों चुनावों की आहट आते ही जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठता है, धर्मांतरण का कानून आता है, लव जिहाद का आता है? लेकिन ये चुनाव के समय कहाँ? चुनाव की अभी आहट ही नहीं है। यूपी की आहट तो बहुत पहले से आ जाती है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, ये तो हमारी प्रक्रिया के हिस्से हैं। 5 साल यही करते ये पहली बार नहीं हुआ है। देखिए, पहली बार थोड़े हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये चीज़ हम पहली बार तो किए नहीं है। आप इस बात को स्वीकार कर रहे होंगे कि धर्मांतरण या लव जिहाद से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं हमारे, देखिए, छल छद्म और धोखे से कोई किसी के साथ किसी प्रकार का वो ना करे, लेकिन उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। एक एक करके मामले खुलते जा रहे हैं और अभी कितने बड़े गैंग को हम लोगों ने पर्दाफाश किया, हमारी एजेंसियों ने पर्दाफाश किया है, जिसमें एक साथ आपने देखा होगा कि 25 राज्यों में उनके जाल फैले हुए हैं। और टारगेट किसको उन्होंने किया था? मूक बधिर बच्चों को। उन बच्चों के माध्यम से उन लोगों ने कैसे अपने नेटवर्क को फैलाना प्रारंभ किया। उन बच्चों को पहले टारगेट किया, फिर उनके परिवार को टारगेट करने का प्रयास, फिर उन बच्चों का इस्तेमाल कैसे करते। सारा चीज़ें क्या थी? व्हाट्सएप के माध्यम से कोड वर्ड में सारे मैसेजेज होते थे और फिर उनका इस्तेमाल कहीं सुसाइड स्क्वाड के रूप में जा कर के एक उस दस्ते के रूप में उनका दुरुपयोग करने का था। हमारी एजेंसियों ने किया। अगर मैं धर्मांतरण पर रोक लगाने संबंधी उस प्रकार का कानून प्रदेश के अंदर नहीं बनाया होता तो अब तक तो हमारी इस कार्रवाई को लोग बोले होते कि देखिए साहब, ये तो जो है हम लोग एक किसी वर्ग विशेष को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो हमें आशंका थी, वो आशंकाएं एक एक करके सच साबित हो रही हैं और उन सभी चीज़ों पर सरकार की कार्रवाई, सरकार की दूरदर्शितापूर्ण कार्रवाई का हिस्सा बनता जा रहा है कि हमने जो निर्णय लिया था वो सच था। देश के हित में, प्रदेश के हित में, 24 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा के हित में आवश्यक था, हमने उठाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि जो कदम हमने 1 वर्ष पहले उठाया था, 1.5 वर्ष पहले उठाया था, आज उसके बेहतर परिणाम हमारी एजेंसियां सामने दे रही हैं। योगी जी, क्योंकि जाति जनगणना का जिक्र हुआ, सब इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अब नीतीश जी भी मांग कर बैठे हैं कि जाति जनगणना, उन्होंने इसके लिए समर्थन दिया है। कहीं ना कहीं इसको लेकर एक नया विवाद, एक नए तरीके की हवा उत्तर प्रदेश की राजनीति में
देखिए, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार की यहाँ जो जनगणना का अपना एक अलग ही प्रोग्राम उनका चलता है और लगभग हर 10 वर्ष के बाद ये जनगणना की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उसकी अपनी एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत यह कार्यक्रम अपना भारत सरकार के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में चलता होगा, चलेगा। उसमें राज्यों से सुझाव मांगे जाएंगे तो राज्य देगा, अन्यथा पहले से उस तय प्रक्रिया के तहत ये चीज़ें आगे बढ़ेंगे। जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उस पर अब जरा आ जाते हैं, और कोविड पर हालांकि आपने पहले जिक्र किया और आपके कई मंत्री भी दिन भर आए हैं, सब पीठ थपथपा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी प्रशंसा की बात कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर थी जिसने पूरे देश को, विश्व को विचलित किया, और वो थी गंगा की लहरों पर लाशों का दिखना। फिर खबर आई कि सरकारी टीम ने उनको रेत में वहां पर कवर अप ऑपरेशंस का आरोप लगा आपकी सरकार पर। आपकी नींद उड़ी? देखिए, कोविड से या नॉन कोविड से होने वाली हर मौत दुखद है। मौत हमेशा दुखद होती है। जब हम कोविड की बात करते हैं तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि यह इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है, और महामारी की तुलना हम एक सामान्य बीमारी से, सामान्य फ्लू से नहीं कर सकते। इस देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन पूरे देश को प्राप्त हुआ, और पूरे देश ने जिस मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मुझे लगता है कि चंद संस्थाएं न स्वीकार करें, लेकिन दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में जो चीज़ें आई थी, देखने को मिली थी, ये पहली बार तो है नहीं। आप लोग मीडिया से जुड़े हैं। 2012 और 2014 के बीच चित्रों को अगर एक बार आप देखेंगे तो उस समय भी यही दृश्य थे। 2017 के बाद हम लोगों ने रोक लगाई थी। रोक इस बात को लेकर, क्योंकि गंगा के तटवर्ती क्षेत्र हों या कोई भी बड़ी नदी हो, उसके तटवर्ती क्षेत्र में एक बड़ा समुदाय ऐसा है जो अंतिम संस्कार की कार्रवाई एक निश्चित मुहूर्त में गंगा में प्रवाह करके करता है या नदियों में प्रवाह करके करता है। आज भी हिंदू पद्धति में 3 प्रकार से अंतिम संस्कार की कार्रवाई होती है। एक अग्नि संस्कार के माध्यम से, एक भू समाधि के माध्यम से, और तीसरा जल प्रवाह के माध्यम से। ये तीनों प्रकार की पद्धतियां प्रचलित हैं। कोविड के दौरान कोरोना से भी मौत हुई हैं, नॉन कोरोना से भी मौत हुई हैं। दोनों प्रकार की मौतें हुई हैं, आप इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तीसरा, ये कह देना कि ये पहली बार हो रहा है, गंगा में प्रवाहित कर दिया या फलानी नदी में प्रवाहित कर दिया, मुझे लगता है कि वास्तविकता को झुठलाने जैसा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपसे फिर इस बात का आग्रह करूंगा कि 2014 के और आप ही के इस लोकप्रिय चैनल में इस पर काफ़ी मामला चला था। 2014 में जो प्रकरण आए थे, 2012 में भी जो आए थे, उस पुरानी रिपोर्टिंग को एक बार आप देखेंगे और इससे तुलना कर लेंगे तो मुझे लगता है आपका जवाब मिल जाएगा। नहीं, विपक्ष का आरोप है कि कोविड के अनअकाउंटेड डेथ्स थे और आपकी सरकार ने रेत में से कवर करके कवर अप किया। हम क्यों इस पर करेंगे? आपका जवाब? हम क्यों कवर अप करेंगे? और हमें इसकी जरूरत ही क्या है? और क्यों हम तथ्यों को छुपाएंगे? इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, जिसकी दुखद मौत हुई है वो दुखद है, जो मरा है मरा है, उसको छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी सरकार ने तो जो कार्य किया वो सबके सामने है। जब कोरोना का पहला मामला उत्तर प्रदेश में आया था मार्च प्रथम सप्ताह में, तब उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग फैसिलिटी 0 थी। एक भी कोविड टेस्ट नहीं होते थे। और जब दूसरी लहर आई थी तब हम 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे थे। ये क्या हमारी उपलब्धि नहीं है? जिस समय आगरा के वे व्यापारी जो इटली से आए थे और वे कोरोना की चपेट में आए थे, कोरोना का संक्रमण उनके साथ वहीं से आया था,
उनको एडमिट करने की बात हुई थी तो हमारे पास एक भी आइसोलेशन के बेड्स नहीं थे, हमारी टीम प्रशिक्षित नहीं थी। हमें उन्हें सुरक्षित अपने ALS के माध्यम से सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था। आज मैं कह सकता हूं हमारे पास 2 लाख बेड्स मौजूद हैं कोविड उपचार के लिए। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम लोगों ने किया, और एक एक टेस्ट कोविड पोर्टल से जुड़ा हुआ है। कब एडमिट हुआ, कब डिस्चार्ज हुआ, या अगर दुर्भाग्य से दुखद मौत हुई है कब हुई है, उस पोर्टल पे चढ़ता है। कोई उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, कोई गुंजाइश उसमें नहीं है। ये बात वे लोग कहते हैं जो पिछले 1.5 साल से कभी घर के बाहर नहीं निकले हैं। वो तो इधर माहौल थोड़ा ठीक हो गया तो फिर पिकनिक के लिए, साइकिल सवारी करने के लिए निकल पड़ते हैं, अन्यथा कोई इसमें दम नहीं।